62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। केसेस का ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां देश में एक एवरेज वीकली केसेस के बेस पे 3,89,000 के करीब केसेस प्रति रोज के औसत से आ रहे थे 1 से 7 मई के समय पर, वह अब घटते घटते 69,710 हो गए हैं। यानी कि जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारे केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे थे तो जहां वीक एंडिंग 4 मई के समय पर देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह 16 जून में अगर हम देखें उस वीक एंडिंग में तो वह घटते घटते 147 जिले रह गए हैं। यानी कि 384 जिलों में हमने कमी केसेस में नोट की है। यहां एक मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने 15 जून के समय पर बात की थी और उस समय से इस समय में भी हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कंटेनमेंट जो 100 से कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज हम 384 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उस समय में 366 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट पिछले 3 दिनों में ऐसे हमने पाए कि जहां पर केसेस में कमी एक ऑब्जर्व वे में नोट की गई। इसी के साथ ही एक एक्टिव केसेस वह मापदंड जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि कौन से केसेस हैं जो होम आइसोलेशन या मेडिकल जो हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिनको हम मैनेज करते हैं, तो जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख केसेस में एक जो पीक नोट की गई थी वह 22 मई तक करीब 30 लाख के करीब केसेस हुए। 1 जून तक घटते घटते उसमें अराउंड 18.95 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में रहे और 11 जून तक वह 11,21,000 के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी, तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। यह हम देखें तो पाते हैं कि जो पीक समय पे हमने नोट किया था उससे 78.6% डिक्रीज इन एक्टिव केसेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने एक स्टेटस है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो पाएंगे कि इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है। विचित्र है वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस, उसमें कमी नोट कर रहे हैं और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल देश में जहां केसेस में गति आई वहीं देश में एफर्ट करते हुए टेस्टिंग को बढ़ाया गया और एक स्थाई पर हम अराउंड 21.76 लाख केसेस ऑन ए डेली बेसिस टेस्टिंग कर रहे थे और अभी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में, क्योंकि केसेस में कमी आई तो थोड़ी उसी के अनुपात में थोड़ी टेस्टिंग में भी कमी आई है, तो भी हम 18.48 लाख केसेस ओवरऑल देश में ऑन ए डेली बेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफी हाई थी और 30 अप्रैल से 6 मई के
उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या केस पॉजिटिविटी रही है, तो वह एज लो एज 3.24% नोट की गई है। हम अगर देखें कि ऐसे कितने जिले थे देश में जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो जहां 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में ऐसे 103 जिले थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 मई से 27 मई वाले हफ्ते में 290 जिले हुए। और अब अगर हम पिछले 11 जून से 17 जून के हफ्ते को ऑब्जर्व करें, तो पाते हैं कि 513 जिले ऐसे हैं जहां पर की ओवरऑल केस पॉजिटिविटी इज लेस देन 5%। इसके साथ अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन में भी हमने एक और जो इन टर्म्स ऑफ आयाम अगर हम कहना चाहें तो उसमें एक दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि अब हमने जहां डोजेज लग चुकी हैं, अब वह बढ़ते बढ़ते 27.07 करोड़ हो चुकी है। 22 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 5 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज देश में अब तक दी जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स, चाहे वह हेल्थ केयर वर्कर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, और प्रायोरिटी एज ग्रुप जो कि अबव 45 ईयर्स है, और उसके साथ ही जो नए एज ग्रुप 18 टू 44 ईयर्स है, उसको कवर करते हुए हम अब दे रहे हैं। आज एक मुख्य विषय हमें सबको समझने की जरूरत है। हम शुरू से कहते हैं अपनी कोविड की इस लड़ाई में, हेल्प अस टू हेल्प यू, आप हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आज देश में जब एक स्थाई पर हमने काफी रेस्ट्रिक्शन को जो लगी थी उस समय पर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहे हैं, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के अपने संदेश में कहा है कि वायरस अभी कहीं गया नहीं है, वह हमारे सामने ही है। जहां एक स्थाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर आज 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग करने की बात की गई है, जो कि सपोर्ट करेंगे हमें एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स, एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कंटिन्यूड बेसिस ऑन कोविड मैनेजमेंट। हमें जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहां तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, और हैंड हाइजीन जो कि हमारे लिए सोशल वैक्सीन के रूप में काम करते हैं, वह हमारे जीवन का एक पार्ट बने। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, तो एक स्थाई पर कड़ाई भी के रूप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरे स्थाई पर दवाई के रूप में वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटी ग्रुप्स को जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो उसको लगवाएं। एक मुख्य विषय हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यह बीमारी अगर समय पर आइडेंटिफाई की जाए तो कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो जरूरी है, और जब तक हमारा टेस्ट का रिजल्ट आए तब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि हम किसी दूसरे को किसी भी कारण से इंफेक्शन पास ऑन ना करें। तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग पर अपना उसी स्थाई से उसी मोमेंटम से कार्य करते रहें, और समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले कि हम टाइमली टेस्टिंग पर अपना फोकस बनाए रखें। साथ ही इससे पहले हमने बात की है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, और इसी तरह की और टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, चाहे हमारे पड़ोस के एक डॉक्टर हो, अगर हमें कभी भी जरूरत हो तो हम ऑनलाइन उनसे सलाह लें, और अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो जिस भी हॉस्पिटल में जाना है वहां पर समुचित और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट को लें। आज इस विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज और जिनके शब्द ही उनकी पहचान है, गुलजार साहब, जिनकी आवाज में एक दम है जो दिलों के अंदर तक समाती है। हम बात कर रहे हैं उस साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर की, जो कि एक गीतकार हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, एक फिल्म निर्देशक हैं और नाटककार हैं। शायद ही कोई बच्चा हो देश में जिसने जंगल बुक ना देखी हो। आज उनके उद्गार के रूप में उनकी तरफ से भी एक अपील हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के संबंध में करना चाहेंगे।
अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा किया जो आपने टीका लगवा लिया। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझा दीजिए और टीका यानी वैक्सीन लगवा लीजिए। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सब कोविड का टीका लगवा लें। एक स्थाई पर यह अर्बन एरिया से अपील थी, दूसरे स्थाई पर ग्रामीण प्रांतों में भी एक अपील हम करना चाहेंगे। मैं अपने गांव के भाई बहनों से बात कर रहा हूं। जैसे बारिश से बचने के लिए आप रेनकोट पहन लेते हैं, सर पे छतरी तान लेते हैं और जरूरत पड़े तो वो ऊंचे वाले बूट भी पहन लेते हैं। सुनिए, इस वक्त हर तरफ महामारी बरस रही है। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक टीका लगवा लीजिए, ये हर तरफ से आपकी हिफाजत करेगा। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। कोविड से बचने का रास्ता है टीका लगवा लें, मेरा वास्ता है। आज एक स्थाई पर जब हम टीकाकरण देश में बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है कि टीके पर हमारा उसी श्रद्धा से कार्य चलता रहे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश भी। साथ रहने का सलीका है। धन्यवाद। पॉल जी, धन्यवाद, थैंक यू। आप भी महफूज हो गए और देश भी। एक मैसेज है आज हम सब के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। ये जो मैसेजिंग करी गई है एक महान कवि के द्वारा, उसको हम ध्यान से सुने। और इसमें पब्लिक हेल्थ एम्ब्रेस्ड है, दिख रहा है। आप भी महफूज होंगे, और क्योंकि आप टीके से संपन्न हो, आपके थ्रू अब ये वायरस दूसरे को भी नहीं जाएगा, तीसरे को नहीं जाएगा, देश में नहीं फैलेगा। तो टीकाकरण के लिए ये अपील्स जो करी जा रही हैं, वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश है कि हमारी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे भ्रम नहीं होने चाहिए। टीके को अपनाना है, और जिन व्यक्तियों में, जिन पॉपुलेशंस में, जिन ग्रुप्स में, जिन फैमिलीज में ऐसे डाउट्स हैं, उसको हमने मदद करनी है उनकी। वैक्सीनेशन करते आ रहे हैं। अगर आप सुबह का डेटा देखें तो इट वाज अराउंड 26.89 और 3 बजे ओनली एन इंडिकेशन की प्रोग्रेसिव वेपर फीड पर काम हो रहा है। सर मेरा सवाल है डॉक्टर पॉल से। सर, सीरो पॉजिटिविटी का जो ये डेटा आया है, खास तौर पर
जो फीमेल चिल्ड्रन है उनका थोड़ा सा जो डेटा में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आया है, और दूसरा जो कि गोरखपुर से है कि 90% जो है केसेस मिले हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वहाँ पर। दो बातें आपने पूछी हैं। पहला है कि थोड़ा बहुत एज का डिफरेंशियल है, जो थोड़े बड़े हैं उनमें ज़्यादा है। सैंपल साइज लिमिटेड होता है कई बारी, तो उसको उन्होंने अलग से तोड़ के दिखाने की जो भी कोशिश करी है उसमें है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन बिग मैसेज हमें यही लेना है कि हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी हद तक लगभग वैसे ही हो रहे हैं जो बड़े व्यक्ति हैं। इसको ओवरऑल पिक्चर में लेना चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऐसा और हम समझें, इसको ज़्यादा नंबर देखें तो जो 12 साल वाले हैं हो सकता है थोड़े कम हो 16 साल वाले से। दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। द मैसेज हियर इज दैट दिस इन्फेक्शन हैज बीन पासिंग थ्रू फैमिलीज, चिल्ड्रन वर गेटिंग इन्वॉल्व, often they were thank God that they were not affected, they were not serious, and this fact will be kept in mind, it should be kept in mind when we are planning for pandemic control and planning for our services. And so such an important fact I thought was important to be shared because it is in line with the evolving information. Thank you, particularly. और दूसरा सवाल था आपका? हाँ वो मैंने बता दिया। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी का नोशन जो है वो एज वी हैव सेड फ्रॉम हियर सेवरल टाइम्स कि एक स्टेज आती है कि जो पैथोजन है, जो वायरस है इस केस में, वो आगे जा ही नहीं पाता क्योंकि सबने अपने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो गई और स्टॉप हो गया, स्टॉल हो गया या लगभग स्टॉल हो गया। इसका जो नंबर है वो क्या 70 है, 65 है, 85 है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन तो ये जरूर मुद्दा रहता है कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये याद रहे कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अभी साइंटिफिक तरीके से वो नंबर जो कॉन्फिडेंस से हम कह सकें क्या है, ये आज तक नोन नहीं है। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्राजील में 71% हो गया था सीरो पॉजिटिविटी, और इतना वहाँ P1 वेरिएंट ने आके सबको डेवस्टेट किया। दिल्ली में 56-54 हम जान रहे थे उस स्टेज पे, और यहाँ पे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, केयरफुल रहना है। वायरस के रूप बदल रहे हैं, वो देखना है। और जो मैसेजेस हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं, मास्क पहनने की बात, दूरी की बात, घर से फालतू में नहीं निकलने की बात, बुजुर्गों को बचा के रखने की बात, वैक्सीन लगाने की बात, भीड़ नहीं बनाना, सेलिब्रेशन थोड़ा पोस्टपोन करिए 5-6 महीने अभी, तो उन बातों को हमें नहीं भूलना है। और ये जरूर एक कंसर्न भी आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जब खुल रहा है कुछ शहरों में या किसी पर्टिकुलर शहर में, कोई भीड़ होना, वही एकदम से जल्दी पड़ी है मॉल में जाने की, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में ऐसा नैरेटिव पैदा करिए कि रुक जाओ, डिसिप्लिन करो, कड़ाई करो, कड़ाई और डिसिप्लिन से ही हम आगे से बचेंगे। नंबर 9. Sir, I have two small questions. One is about a case of green fungus was reported in Madhya Pradesh. So, is this a new worry? Is the treatment protocol any different? And the second thing is that to Mr. Love Agarwal, can you elaborate a bit upon the trend of mortality among the COVID patients? If we trend mortality, the deaths among COVID patients, number have gone down, but if you can just elaborate a bit that how much the scenario has improved now. I'd like to know more about the particular instance. It is not in my knowledge. Which particular fungus is this? We can talk about it offline. Okay? हाँ, बता देना मुझे. Offline we can see. देखिए, फंगस के विषय में, फंगस के कलर्स के विषय में, जैसे सर ने अभी तो स्पेसिफिक इंस्टेंस आपने बताया है, इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम फंगस को कलर के बेसिस पर, विच इज लाइक कॉमन पार्लेंस में हम डिस्कस करते हैं, बट वी प्राइमरी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के फंगस करके वो जो एक डिस्कशन करते हैं, आई थिंक दैट मे नॉट बी नीडेड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको किया जाए। ऑन द इश्यू ऑफ मोर्टेलिटी, जैसे आपने बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में एक कंटिन्यूस ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द ओवरऑल मोर्टेलिटी फिगर नोट किया है। पिछले बार इसी मंच पर एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि कुछ बैकलॉग डेथ रिपोर्ट हुई हैं,
तो अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि कई बार बीच में कुछ दिन पिछले एक महीने में ऐसे भी आए हैं कि जहां पर डेथ की फिगर थोड़ी ज्यादा लगी है। बट अगर आप उसकी माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो वी हैड एनालाइज कि उस वैसे कुछ केसेस थे जहां पर स्टेट्स पर व्हेन देयर हेल्थ सिस्टम वाज अंडर स्ट्रेन, व्हेन दे वर मैनेजिंग लार्जर नंबर ऑफ केसेस, तो फील्ड लेवल से उनके लेवल पर जो स्टेट्स के स्थाई पर कुछ केसेस या डेथ अगर वो रिपोर्ट नहीं हुए उनको बाद में रिपोर्ट किया, विच इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल डिस्कशन कि कोई भी डेथ और कोई भी केस स्टेट लेवल पर रिपोर्ट हो और स्टेट के द्वारा हमें रिपोर्ट हो। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें कि जब हमारे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम कम होता है, जो हमारी ओवरऑल इफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट है वह बढ़ जाती है। और ओवरऑल हम देखते हैं कि जब भी अगर केसेस में कमी होनी शुरू होती है उसके करीब 2 हफ्ते बाद, 10 से 14 दिन के बाद ओवरऑल हम देखते हैं कि केसेस इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ डेथ्स विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, they also show a marked decrease, and that is the trend which India is having. We want this trend to continue. We want our focus in terms of first ensuring कि larger number of cases ना आए, second we would like to ensure and work towards कि अगर कोई केस आए तो उसको proper treatment हो सके, and from the point of the perspective you asked, केसेस में और डेथ में continuous decrease हम नोट कर रहे हैं। नंबर 19 सर, जिस एम्स और WHO की सर्वे की बात की जा रही थी तो उसमें आप कह रहे हैं कि बच्चों में भी व बड़ों में भी वह ये चीज़ निकल के आई, तो क्या ये कहा जाए कि जो कहा जा रहा था कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि अब नहीं होगा, और क्या स्कूल खोले जा सकते हैं क्या आगे चल के? ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें और कई सारी चीज़ें हमारी नोन है इस वायरस की, डिजीज़ की। कुछ चीज़ें हम नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या लेवल होगा, कंजेक्चर है, पहले 65-70 कहते थे, फिर वो चेंज हो गया। तो कई चीज़ें हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और होपफुली प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमें इस तरह से रीएश्योर करता है कि ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की जो बात करी जाती है तो उसके ये काउंटर एक एविडेंस है, तो वो भी बराबर करता है कि सोच के चलो कि हो सकता है ये सब ऐसे ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये हमें जानना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वायरस अगर रूप बदलता है, वायरस ने अपना ही चेहरा ही बदल दिया, और वो ऐसा वायरस हो जो कि ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग जो है, बच्चे हैं हमारे, उसमें इन्फेक्ट करे, तो कहाँ किस तरफ जा सकती है बात। तो तैयारी के रूप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सर्टेन नंबर है एक पॉपुलेशन में, उसको मद्देनजर रखते पूरी तैयारी होनी चाहिए। और आज अगर ये माइल्ड डिजीज है, कल को सीवियर हो जाए, उसको भी मन में रख के करना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माइल्ड डिजीज होती है, ऐसे ही रहे और ऐसी ना आए, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन का मेजर है, मास्क पहनने वाली बात है, वो भी होती रहे। और जैसे वैक्सीन चिल्ड्रन वाले उपलब्ध होते हैं, टेस्ट होने के बाद वैक्सीन भी लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें जागरूक रहना है। तैयारी में कोई शायद ऐसा माहौल ना बने, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना देख के अपनी तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही भावना से हमें आगे जाना है। हाँ जी, आई डिडंट गेट। स्कूल खोलने में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा। उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो तो ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुई, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशियस टीचर्स को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस
हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी. सो दैट्स अ much larger discourse in which this information of course will be useful to take into account. Number 10. सर मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से. पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक डेटा जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि बच्चों में जो संक्रमण दर है वो 1 से 10 साल के बीच में 3% और 11 से 20 साल के बीच में 8% पहली वेव में, और जो दूसरी वेव में था वो अराउंड द सेम 3% और 8% 20 साल से कम के बच्चे. अब ये आपने आज WHO और एम्स का सीरो सर्वे स्टडी के बारे में बताया, तो किस स्टडी पर दिखा रहा है? दूसरी तरफ सीरो सर्वे दिखा रहा है कि ज़्यादातर बच्चों में संक्रमण फैल चुका है. इस पर थोड़ा सा आप साइंस में खूबी होती है कि हर फैक्ट अपनी जगह पे सही होता, हमें जोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है. जो हमने उस दिन दर्शाया था, ये दर्शाया था कि जो हमारे पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट हुए, ठीक है, वो प्रोएक्टिवली आगे आए, उनकी प्रोपोर्शन लगभग क्या थी, या फिर जो दाखिल हुए, तो उस तरह से वो साइंस आपके सामने आए. अब जो टेस्ट कराने जाता है, कोई सिम्टम होंगे या किसी का कॉन्टैक्ट होगा तब जाना होगा, तो वो तथ्य अपनी जगह है कि वो जो बिहेवियर था दोनों वेव्स में उसमें अंतर नहीं था. लेकिन 3% ये क्या है, 100 में से कितने थे, राइट, वहां वो यूनिवर्स है. अब जब हम बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात है कि पॉपुलेशन लेवल पे इन्फेक्शन फैली, कितने लोगों ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ली, और टेक्निकली सोचा जाए तो कुछ एंटीबॉडी जो है वैक्सीनेशन वाली भी शायद बीच में होंगी, तो कितनों ने प्रोड्यूस कर रही, वो डेटा दिखाता है कि वेव आने से पॉजिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में भी होती है. क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं. तो दोनों तथ्य अपनी जगह सिद्ध हैं, अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें अच्छी समझ आती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए. यू वांट टू ऐड? द पॉइंट विच आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे, जैसे सर ने अभी आपको बताया, देखिए उसमें हमने प्रोएक्टिव वे में जो टेस्ट हुए, जिनमें सिम्टम आए, उनमें इन्फेक्शन पकड़ा. इसमें हमने एंटीबॉडीज की किस्में पाई गई उसको देखा. तो इससे जो एक पॉजिटिव तथ्य जो सर ने मतलब हमें भी अभी गाइड किया है, वह यही निकल के आया है कि जब प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ सीरो सर्वे यानी कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हर एज ग्रुप में पाया गया, तो जो एक भ्रांति बीच बीच में कई बार हम लोगों ने भी डिस्कस की है, आपको बताना भी चाहा है, आप सबके सामने सबमिट भी करना चाहा है, वह यह है कि बच्चे थर्ड वेव में ज्यादा इफेक्ट होंगे. दैट मे नॉट बी ट्रू, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि उससे सेकंड वेव में भी अगर इनफैक्ट सीरो सर्वे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट इन ऑल एज ग्रुप्स, तो इसका मतलब कि बच्चे, जैसे कि सर ने हमेशा बताया कि बच्चे अगर इन्फेक्ट भी हुए तो उनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद फैमिली केस टाइप पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं समझी गई.